गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की मैथ विषय का अध्ययन करते हैं। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक प्राप्त हो जाए। सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखते हैं। विषय सूची क्या है, कक्षा 8th की पाठ्यक्रम क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक एक चैप्टर को करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे लिखेंगे विषय सूची पाठ्यक्रम कक्षा 8। एक साइड में लिखते हैं अध्याय और एक साइड में लिखते हैं पाठ का नाम। तो जो आपका फर्स्ट अध्याय है वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारे पास ऐसी परिमेय संख्या होती है जो में सभी परिमेय संख्या कहलाती है जो p बटे क्याऊ की फॉर्म में हो और जहाँ क्याऊ इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए तो आपकी जो संख्या होगी वो होगी परिमेय संख्या। उसके बाद आता है सेकंड अध्याय आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक चर हो वो समीकरण आपकी कहलाएगी एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसके बाद होता है थर्ड अध्याय होता है चतुर्भुजों को समझना, कि जो आपकी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उनको बोला जाता है चतुर्भुज। उन चतुर्भुजों में कितने प्रकार होते हैं उन सभी को हम डिटेल से चतुर्भुजों में को समझने के अंदर अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होता है आपका अध्याय नंबर 4 वो होती है प्रायोगिक ज्यामिति। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन। क्यों चैप्टर नंबर 6 है वर्ग और वर्गमूल। लास्ट टर्न पे मैंने यही कराया था, वर्ग और वर्गमूल। नेक्स्ट है 7 घन और घनमूल। 8th में आता है राशियों की तुलना और 9 में आता है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। नेक्स्ट चलते हैं 10 होता है ठोस आकारों का चित्रण। 11 में पढ़ते हैं क्षेत्रमिति। 12 में पढ़ते हैं घातांक और घात। इसके बाद 13 में होता है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, कि वो वस्तु आपके सीधे अनुपात में है या फिर प्रतिलोम अनुपात में है। नेक्स्ट 14 नंबर पे आता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब जैसे अगर मैं लिख दूँ 12 तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसका मतलब जो 12 के गुणनखंड होंगे 12 के गुणनखंड 2 होगा, फिर से 2 और 3, ये सभी हो जाएंगे 12 के गुणनखंड। नेक्स्ट 15 होता है आलेखों से परिचय और 16 होता है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें संख्याओं के साथ खेलने में भी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि आपको लिख दिया जाएगा 3 + a = 8। तो आपको बताना होगा यहाँ क्या संख्या आएगी, कि उस संख्या के अंदर हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाए। अब हम बात करते हैं हमारा जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, जो हमारे अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं और अध्याय नंबर 1। तो चलते हैं अध्याय नंबर 1 की ओर। देखिए ये हमारा आ गया है अध्याय नंबर 1। तो अध्याय नंबर 1 में मैंने पहले ही नाम लिखवाया है। अध्याय नंबर 1 का नाम है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याएं अध्याय नंबर 1 डालेंगे, फिर हम डालेंगे परिमेय संख्याएं। और आप डेट डाल लेना आज की डेट, क्योंकि अब हम डेट वाइज वर्क करने वाले हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग सबसे पहले तो हमें चैप्टर जो हमारा अध्याय होता है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ लेता है जो आपका अध्याय होगा कि ये क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। अभी बताया था, कुछ टाइम पहले बताया था कि वे संख्या जो p बटे क्याऊ के रूप में लिखा जा सकता है। सारी वे संख्याएं जिनको हम p बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी कहलाएगी परिमेय संख्याएं। शर्त ये है कि वहाँ
पी और क्या क्यों पूर्णांक है, ये पी और क्यों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और क्या तथा क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो क्यू है ये इज़ नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए ज़ीरो। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, उदाहरण में जैसे -2/3, 6/7, 6/-5 आदि सारी के सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं है। ऐसे ही आप बहुत सारी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। उदाहरण में देखिए जो -2 है, ये अगर मैं ऐसे लिख दूं P/Q इक्वल्स टू -2/3, कोमा लगा के लिखूँ 6/7, 6/-5, तो जो भी संख्या मेरी ऊपर होगी वो तो कहलाएगी P और जो नीचे होगी वो कहलाएगी Q। तो यहाँ इस परिमेय संख्या के अंदर P इज इक्वल्स टू -2 और Q बराबर होगा 3 के। अब हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्याओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है आप संख्याओं का क्रम बदल ले। अगर संख्या पहले है तो उसे बाद में लिख ले, और संख्या बाद में लिखी हुई है तो उसे पहले लिख ले। और फिर आप अलग अलग संक्रियाएं करके देखिए, जैसे योग है, उसके बाद व्यवकलन, उसके बाद गुणन और उसके बाद भाग। अब चारों संक्रियाओं को लगाने के बाद देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या चलता है और क्या क्या नहीं चलता है। आप उदाहरण भी लेके देख सकते हो। तो आप फर्स्टली हेडिंग डालेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता समझ चुके हैं। जैसे मैं लिख दूं, अगर क्रम विनिमयता मुझे समझा नहीं है तो मैं लिख दूं a+b। अभी तो मैंने क्या किया है, a में b को ऐड किया है, लेकिन अगर मैं इसी को ही क्रम विनिमयता बोला जाता है कि अगर मैं कर दूं b+a। अभी मुझे a में b को ऐड नहीं करना है, b में ऐड करना है किसको, a को। तो ये आपका बन जाता है क्रम विनिमयता। तो डेफिनेशन देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी चीज़ लागू होती है और कौन सी लागू नहीं होती। तो क्रम विनिमयता योग। परिमेय संख्याओं के लिए जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। कि अगर आप परिमेय संख्याओं का क्रम बदल लेते हैं तो भी योग में क्या रहेगा, उसका क्रम विनिमय हो जाएगा। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए, अगर आपके पास दो परिमेय संख्याएं है, ध्यान रखना कि परिमेय संख्याएं आपके पास कैसी होंगी, हमेशा ही परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होगी। और जहाँ P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू किसके, 0 के होगा। तो P/Q आप कोई संख्या ले लीजिए a, और P/Q की फॉर्म में ही आप कोई संख्या ले लीजिए b। फिर आपको क्या करना है, a में ऐड करना है किसको, b को, और b में ऐड करना है किसको, a को। तो आप देखोगे कि दोनों ही क्या आएंगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। इसके बाद आपके पास आता है व्यवकलन। व्यवकलन को घटाना बोला जाता है। तो ये परिमेय संख्याओं पर लागू नहीं होता। व्यवकलन परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अर्थात अगर हम दो परिमेय संख्या ले लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम a में से घटाते हैं b को, और उसके बाद अगर हम घटाते हैं b में से a को, तो वे हमेशा बराबर नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अगर a है और मैं उसमें बीच में माइनस का चिन्ह लगा दूं, a में से घटाऊं b को और b में से घटाऊं फिर किसको, a को, तो वे बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब है परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। आगे चलते हैं गुणन। चूँकि हमारे पास 4 संक्रियाएं होती है, जोड़, घटा, गुना और भाग। तो सबसे पहले हमने जोड़ को देखा था, क्रम विनिमय हो चुका था। फिर उसके बाद हमने व्यवकलन को देखा था, वो क्रम विनिमय नहीं हुआ था परिमेय संख्याओं के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणन। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। जो गुणन होगा वो क्रम विनिमय होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए अगर हम क्या करें, फर्स्ट पहले में मल्टीप्लाई कर दे दूसरे की, वो बराबर हो जाएगा। अगर हम दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं पहले
की। एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपने क्या किया, ए बराबर ले लिया, कोई भी ए संख्या ले ली 2/3 चूँकि परिमेय संख्या है, और आपने कोई बी बराबर ले लिया 5/6। अब आपको क्या करना है, गुणन की परिमेय संख्या दिखानी है। परिमेय संख्याओं के लिए आपको गुणन संक्रिया दिखानी है। तो सबसे पहले मैं गुना करती हूँ ए गुना बी। तो ए गुना बी के लिए मैं क्या करूँगी, 2/3 में मल्टीप्लाई कर दूँगी 5/6 से। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 6 गम 6 दूनी 12 6 तिया 18। एक बार तो मेरे पास आ चुका है कितना, 10/18। अब दोबारा मुझे क्या करना है, बी में मल्टीप्लाई करनी है ए की 5/6 मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2/3 की। तो देखोगे 5 दूनी 10 और 6 गम 6 दूनी 12 6 तिया 18। तो यहाँ से देखने से क्या मिल रहा है कि ये 10/18 और ये भी 10/18। इसका मतलब है कि आपके पास ए गुना बी और बी गुना ए क्या होती है, बराबर आएंगे। तो अब हम चलते हैं भाग। परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। अब हम भाग को क्या करते हैं, क्रम विनिमय नहीं होता है। भाग जब भी हमने भाग को पढ़ा तो भाग क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। इसका मतलब अब हम अगर करके देखें कि ए में से हमने क्या करा, बी को भाग दिया, यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेना, छूट गया है वो। ए को भाग करा बी से और बी को भाग कर दिया ए से, तो वो क्या होगा, वो बराबर नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि आपके पास 2 स्थितियों में ही क्रम विनिमय हो सकता है परिमेय संख्याओं के लिए, एक तो जोड़ में और एक गुणन में, जबकि व्यवकलन में और भाग में